सबका स्वागत करता हूं हमारे द इंडियन वॉरियर्स चैनल पे। आज हम आपको अवध के एक ऐसे सपूत की कहानी बताने वाले हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पर उनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अवध के दसवारा के तालुकेदार राणा बेनी माधव की, जिन्होंने रायबरेली के एक बड़े हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बुगल फूंका था, जो बरेली के बड़े हिस्से में महानायक बन के उभरे थे। अवध के शासक, जो एक तरह से दिल्ली मुगल बादशाह के प्रतिनिधि थे, जो नवाब कहलाते थे, दिल्ली दरबार की कमजोरी का फायदा उठाकर नवाबों ने खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। अवध की पहले राजधानी फैजाबाद में हुआ करती थी, जिसे नवाब असवदुल्ला के समय में बदलकर लखनऊ में कर दिया गया था। अवध की पहली बादशाही कबूल करने वाले बादशाह गाजिउद्दीन हैदर थे, जिनका समय 1819 से लेकर 1827 तक था, और अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह थे, जिनका समय 1847 से 1856 ईस्वी तक था। इन्हीं के समय रायबरेली के बसवारा के तालुकेदार राजा बेनी माधव थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में रायबरेली में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बुगल फूंका था। जी हाँ, वही राजा बेनी माधव, जिनके बिना अवध में 1857 की क्रांति फीकी पड़ जाएगी। अवध के बसवारा में बैस राजपूतों का वंश काफी मजबूत हो रहा था, जिसके कारण 9वीं सदी के आते आते राणा बेनी माधव प्रमुख हुए। राणा बेनी माधव को बसवारा की तालुकेदारी अपने चाचा राजा शिव प्रसाद सिंह से प्राप्त हुई थी। शिव प्रसाद के 2 संतानें थी, एक पुत्र एक पुत्री। उनका पुत्र फतेह बहादुर की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए राजा शिव प्रसाद को अपना उत्तराधिकारी के रूप में अपने भांजे राणा बेनी माधव को नियुक्त करना पड़ा। राजा शिव प्रसाद सिंह के 2 भाई थे, राम नारायण सिंह और शिव गोपाल सिंह। इनमें से राणा बेनी माधव राम नारायण सिंह के ही पुत्र थे, जो तलवार और भाला चलाने में निपुण थे। इसीलिए राजा शिव प्रसाद सिंह ने राणा को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर आगे चलकर रियासत की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। कालांतर में तालुकेदारी हाथ में आते ही राणा बेनी माधव ने अपनी संपत्ति का विस्तार किया और राज की सीमा भी बढ़ा दी, और इसी के साथ अपनी सेना भी विशाल कर ली, जिसके कारण आसपास के तालुकेदार भी राणा से खौफ खाने लगे थे। राणा के 4 किले थे, भीखा, पुकबगिया, जगतपुर, शकरपुर। राणा बेनी माधव आजाद स्वभाव के थे, क्योंकि जब शासन अवध का था, इसमें निवास करने वाले सभी तालुकेदार अवध के बादशाह को कर दिया करते थे, यानी टैक्स दिया करते थे। पर कुछ गांजर के तालुकेदार टैक्स नहीं दिया करते थे, उनमें से ही राणा बेनी माधव थे। राणा बेनी माधव की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि शाह अवध की तरफ से भेजे नाजिम को लगान नहीं दिया और उसे वहां से मारकर भगा दिया। राणा बेनी माधव अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। इसी चक्कर में कालांतर में आते आते राणा जी से प्रभावित होकर शाह अवध ने राणा बेनी माधव से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और इसने राणा बेनी माधव को बसवारा क्षेत्र का नाजिम बना दिया, यानी प्रभाषक शासक नियुक्त कर दिया। इससे नवाब का यह फायदा हुआ कि जो तालुकेदार उस क्षेत्र में कर नहीं दिया करते थे, उनसे राणा बेनी माधव बहुत चतुराई से कर वसूल आगे नवाब को भेज दिया करते थे। पर कुछ समय बाद जब अंग्रेज शासन बढ़ने लगा, वह राणा बेनी माधव की बढ़ती शक्ति और नवाब से मधुर संबंध से चिंतित हो गए, और अंग्रेज जानते थे कि राणा उनके मंसूबों पे पानी फेर सकते हैं, और इसलिए अंग्रेजों ने नवाब को राणा बेनी माधव के खिलाफ भड़का दिया। और हुआ भी ऐसा ही। राणा बेनी माधव को चाल से बालदोव किले, जिसे किला बाजार भी कहा जाता है, वहाँ उन्हें बंदी बना दिया गया। इसी घटना से जुड़े संबंधित वीरापासी का नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेजों की छावनी को नांगकर राणा बेनी माधव को जेल से छुड़ाया था। राणा बेनी माधव ने वीरापासी की इस बहादुरी से उन्हें अपने खुली दरबार में अपना सेनापति घोषित कर दिया, जिसके बाद वीरापासी बेनी माधव के साया बनकर हमेशा उनके साथ रहने लगे। हरि नारायण ठाकुर के अनुसार वीरापासी राजा की रक्षा के लिए घोड़े पर सवार होकर उनके साथ ही चलते थे, और वीरापासी राणा जी का दाहिना हाथ थे। वीरापासी ने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिया था कि अंग्रेजों ने वीरापासी पर 50,000 का इनाम रख दिया था। 1856 के आते अंग्रेज पूरा हावी हो गया था। अंग्रेजों ने 11 फरवरी 1856 को वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कोलकाता भेज दिया था। इस घटना से राणा बेनी माधव निराश हो गए, जिसके बाद राणा बेनी माधव अंग्रेजों से बहुत नफरत करने लगे। अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली, क्योंकि जब तक अवध के तालुकेदार और जमींदार को काबू नहीं किया जा सकता था, तब तक अवध में राज करना बहुत ही मुश्किल था। इस दमन चक्कर में अंग्रेजों ने 239 गांवों में से 110 गांवों पर कब्जा कर लिया था, और यह दमन चक्कर यही नहीं थमा। बेनी माधव से यह भी कहा गया कि 1 अक्टूबर से पहले वह अपने सारे किले और तोपे अंग्रेजों को सौंप दे। पर राणा बेनी माधव यह सुन के बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। इसीलिए इसी बीच एक विशाल युद्ध आरंभ हुआ, जो अवध से पूरे भारत में फैला, और 1857 बेगम हजरत महल एक बेजोड़ जातरू नायिका बनी, जिन्होंने अवध के सभी राजा और तालुकेदारों को एक गठजोड़ बनाया, जिसे देख के अंग्रेजों के होश उड़ गए। इस लाइन्स को बल तब मिला जब राणा बेनी माधव ने अंग्रेजों से खुलकर जंग छेड़ दी। लखनऊ में क्रांति का सूरतपात 3 मई 1857 रात में हुआ।
राजा अपनी सहयोगी तालुकेदार जुगराज सिंह और नरपति सिंह सेना का चयन बनाकर 15,000 फौजों के साथ लखनऊ पहुंच गए। उस समय लखनऊ विदेशी राजाओं, तालुकेदार और बागियों का गढ़ बन चुका था। बेलीगढ़ और रेजिडेंसी आलमबाग के युद्ध में राणा बेनी माधव की बहुत महत्ता रही है और इसीलिए हजरत महल ने यह सब देखते हुए दिलेर जंग की उपाधि से नवाजा था और इसी के साथ ही आजमगढ़ की सूबेदारी भी सौंप दी गई। लखनऊ में पासी सैनिकों की भूमिका बहुत मददगार साबित हुई, जो कि पासी सुरंग खोदने बारूद लगाने में निपुण होते हैं। इसी बीच बेलीगढ़ को सुरंग खोदकर बारूद लगाकर उड़ाने का क्रेडिट पासियों को ही मिला है और राणा बेनी माधव की फौज में सबसे ज्यादा पासी ही थे, जैसे वीरा पासी प्रमुख हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप अगला एपिसोड देख पाएं।